नमस्कार मित्रों, सीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नया प्रोग्राम लेकर आए हैं। पुराने पेपर्स जो आरपीएससी, अधीनस्थ बोर्ड, इसके अलावा एसएससी के, रेलवे के जितने भी पुराने पेपर्स हैं उनकी एक पेपर्स की श्रृंखला चलेगी। गणित के पेपर्स रोज एक पेपर का सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा। रोजाना 8 बजे की फिक्स टाइम की एक क्लास होगी और एक पेपर्स का सॉल्यूशन डेली करवाया जाएगा। अब इसके लिए ये है कि थोड़ी गणित पढ़ी हुई भी होनी चाहिए। गणित पढ़ी हुई नहीं है तो पेपर सॉल्यूशन में थोड़ी समस्या भी आएगी। यदि आपने पहले थोड़ी बहुत पढ़ रखी है तो आप आराम से समझ सकते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ रखी है तो आप एक बार गणित पढ़ लीजिए। अपने सीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको सारे कोर्सेज गणित के उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। गणित के सभी कोर्सेज बिल्कुल न्यूनतम से न्यूनतम दर पर आपको उपलब्ध है। संपूर्ण गणित का, पटवार गणित का, रीट का, रेलवे का, एसएससी का, सभी प्रकार के गणित के कोर्सेज उपलब्ध है। अब जो ये प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला है, इसका आज पहला पेपर आरपीएससी के जूनियर अकाउंटेंट का पेपर है 2011 का। उसमें 25 प्रश्न गणित के आते हैं। उन 25 प्रश्नों का आज अपन हल पढ़ेंगे। ये इसका पहला प्रश्न है। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान होगा। यह प्रश्न है, बीजगणित का प्रश्न है। इसका मान ज्ञात करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा, और यह समीकरण है। और द्विघात समीकरण जब इस प्रकार लिखा हो उसका मानक समीकरण यह होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यह मानक समीकरण है और इससे तुलना करके आप ए बी सी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ ए का मान आएगा 1 कि एक्स स्क्वायर के गुणा में, बी का मान x के गुणा में -1 और c का मान आएगा -4। जो तीसरी संख्या बचेगी वो होगी c। ये एबीसी का मान है। उसके बाद इसमें मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a और मूलों का गुणा अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। ये फॉर्मूला है। मूलों का योग और मूलों का गुणा। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। ये मूलों का गुणा और ये मूलों का योग। मूल का मतलब इसके उत्तर। आप इसके उत्तर ज्ञात कर भी कर सकते हैं, लेकिन उत्तर ज्ञात करने की जरूरत नहीं होती। मूल, उत्तर, हल, शून्यांक एक ही होता है। अब यहां से अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करेंगे -b/a, माइनस और b का मान -1 और बटे में 1, तो ये माइनस माइनस गुणा होके +1, 1 में 1 का भाग देंगे 1, और ये c/a और c का मान है -4 और उसके बटे में 1 का मान a और ये -4 में 1 का भाग देंगे तो -4। ये अल्फा बीटा का मान आएगा, ये अल्फा प्लस बीटा का मान आएगा। अब आपको जो पूछा गया उस समीकरण को थोड़ा सा हल करके लिखना होगा। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा, यह समीकरण था। इस समीकरण का मान ज्ञात करने के लिए अल्फा और बीटा अलग अलग होने चाहिए, इसलिए अपने पास अलग अलग नहीं है, तो इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो ये अलग अलग की जरूरत नहीं रहेगी। इस समीकरण में इसका प्रतिस्थापन कर सकते हैं आप। तो इसके लिए आप इसका लसब ले लीजिए। अल्फा बीटा का लसब आएगा अल्फा बीटा, अल्फा का भाग देंगे तो बीटा और प्लस बीटा का भाग देंगे तो अल्फा और माइनस अल्फा बीटा। यह समीकरण बन गया। ये अल्फा प्लस बीटा बटे में अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा, और इन सभी का अपने का मान है। अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो 1 है, ये 1 बटे में अल्फा बीटा मतलब इनका गुणा ये है -4, फिर ये माइनस और अल्फा बीटा का मान है -4। ये अल्फा बीटा का मान -4, ये माइनस सूत्र का, ये अल्फा प्लस बीटा का मान 1 और बटे में अल्फा और बीटा गुणा में -4, और इसको हल करके इसका उत्तर देना। तो ये उत्तर आसानी से -1/4, ये माइनस माइनस गुणा होके प्लस, और अब 4 में से 1/4 घटा लेना। 4 में से 1 घटाएंगे तो 4 चौके 16 और 1 घट जाएगा 15, 15/4। ये इसका आंसर आ जाएगा। 4 का 4 से गुणा होगा, 4 चौके 16 और वो -1, 1 माइनस कर दीजिए, 15/4, 15/4 इसका उत्तर है। ये ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर है। तो बीजगणित का प्रश्न है और आसान सा प्रश्न है। मूल दे रखे हैं अल्फा और बीटा, उसके बाद इस फॉर्मेट में आपको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात करना है। यह मानक द्विघात समीकरण है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस समीकरण की इससे तुलना करनी है। एक्स स्क्वायर के गुणा में है वो 1, ये एक्स स्क्वायर के गुणा में a, तो इस एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो a बराबर 1। x के गुणा में b,
ये x और इसके गुणा में ये -1, और तीसरी संख्या ये चिन्ह सहित -4, ये c का मान, ये a b और c का मान। उसके बाद ये फॉर्मूला होता है फिक्स, याद रखना होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा सी बाई ए, और इसका मान रखना है माइनस बी और ए, माइनस बी का मान -1, माइनस माइनस प्लस 1/1 1 हो गया, और अल्फा बीटा गुणा मूलों का c बटे ए होता है, c का मान -4 बटे ए का मान 1, -4 में 1 का भाग -4, और ये मान यहाँ वापस रख के हल किया गया, तो इसका उत्तर आ गया 15/4। ये एक बीजगणित का प्रश्न है, बीजगणित इनके पाठ्यक्रम में है तो वहां से प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में आता है, रेलवे में, एसएससी में, रीट लेवल 2 में। नेक्स्ट प्रश्न, यदि समीकरण, ये भी बीजगणित का है, x² - x - 2 = 0 के मूल अल्फा व बीटा हो तो x में वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 अल्फा प्लस 1 एवं 2 बीटा प्लस 1। ये मूल है, इन मूलों का आपको समीकरण ज्ञात करना है। तो समीकरण ज्ञात करने के लिए होता है x² माइनस मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, x प्लस मूलों का गुणा अल्फा बीटा, जो मूल होंगे वो मूलों का गुणा अल्फा बीटा और बराबर 0। यह समीकरण लिखने का तरीका है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योग गुणा x प्लस मूलों का गुणा बराबर 0। अब ये जो मूल है उनका मान आपको उस समीकरण के हिसाब से ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले अब इन दोनों का योग ज्ञात करते हैं, 2 अल्फा प्लस 1 और दूसरा मूल है 2 बीटा प्लस 1, इसको जोड़ेंगे तो 2 अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1 ने 1 जोड़ के 2, इस फॉर्मेट में लिखिए। फिर अल्फा प्लस बीटा का मान पहले समीकरण से ज्ञात करना होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान पहले समीकरण से अपन ज्ञात करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब इस समीकरण में यदि a का मान देखेंगे और b का मान देखेंगे, a का मान है 1 और b का मान है -1, तो ये -1/1 माइनस माइनस गुणा होके प्लस 1/1 ही हो गया। अल्फा प्लस बीटा का मान आएगा 1। उसके बाद मूलों का गुणा अल्फा बीटा होता है c/a। अब यहां से आपको c और a का मान देखना, c का मान -2 और बटे में a का मान 1, -2 में 1 का भाग देंगे तो -2। ये अल्फा प्लस बीटा का मान, ये अल्फा बीटा का मान, यहाँ रख दो मान, ये मूलों का योग आ जाएगा। ये जो है मूलों का योग है 2 अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान 1 और प्लस ये 2 और 2 गुणा 1 2 और ये 2 जुड़ेंगे तो 4। तो ये जो मूलों का योग है वो तो आ गया 4। अब आपको ज्ञात करना है मूलों का गुणा, ये दोनों मूल है, इनका गुणा करना है, 2 अल्फा प्लस 1 और इसका गुणा करना है 2 बीटा प्लस 1 से, गुणा करेंगे तब 2 का 2 से गुणा 4, अल्फा और बीटा का गुणा अल्फा बीटा, प्लस 1 से गुणा करेंगे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और प्लस 1 गुणा 1, ये गुणा होगा तो 4। ये अल्फा गुणा बीटा है और अल्फा गुणा बीटा का मान है -2, ये -2 प्लस 2 कॉमन और अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान है 1 और प्लस 1, 4 का -2 से गुणा -8 प्लस 2 और प्लस 1, इसको हल करेंगे तो 2 ने 3 घट जाएंगे, 8 में से -5 बचेगा। मूलों का गुणा आएगा 5, मूलों का योग आएगा 4। अब आपको समीकरण लिखना है, तो ये x² माइनस मूलों का योग आया 4x प्लस मूलों का गुणा आया -5, ये -5 और बराबर 0, ये समीकरण बन गया। x² - 4x - 5 बराबर 0, x² - 4x - 5 बराबर 0, ये इस प्रश्न का आंसर है। इस तरीके से ये प्रश्न हल करना, थोड़ा सा हार्ड प्रश्न था। 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, ये 2 मूल दे रखे हैं, इन मूलों से समीकरण बनाना है। तो समीकरण ये होता है x² माइनस मूलों का योग गुणा x प्लस मूलों का गुणा और बराबर 0। मूलों का योग, इन दोनों का योग किया, अल्फा बीटा का मान पहले समीकरण से लिखेंगे और फिर मूलों का गुणा किया और ये दोनों मान यहाँ रख दिए, समीकरण का माना जाएगा। इस तरीके से ये थोड़ा सा हार्ड प्रश्न था, लेकिन हल तो करना है। आरपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं, वो प्रश्न हमेशा रिपीट होते हैं। एक एग्जाम में आया हुआ प्रश्न वापस दूसरे एग्जाम में, कई बार हुबहू प्रश्न, कई बार संख्याएं चेंज करके प्रश्न लेकिन आते हैं। प्रश्न आरपीएससी के जो प्रश्न है वही कॉपी किए जाते हैं दूसरे कंपटीशन एग्जाम में,
नेक्स्ट प्रश्न, कोई दो अंक m n के लिए m प्लस n अनुपात m माइनस n अनुपात mn बराबर 7:1:60 हो तो 1/m अनुपात 1/n का मान क्या होगा। ये अनुपात टॉपिक का प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। m प्लस n के बराबर मान लीजिए 7x, अनुपात है एक संख्या से गुणा कर लीजिए, m माइनस n के बराबर मान लीजिए 1x और mn बराबर मान लीजिए 60x। यह अनुपात 7:1:60 है, उसको x से गुणा कर लिया, ये मान लिया। m प्लस n m माइनस n, इन दोनों समीकरणों को यदि जोड़ते हैं तो ये 2m, m और m जोड़ेंगे 2, n और n कट जाएगा, 7x और 1 8x, तो m बराबर 8x में 2 का भाग दे दो, m बराबर कितना आ जाएगा 4x। m का मान 4x आ जाएगा तो n कितना होगा, m और n दोनों जोड़ के कितने हैं 7 है, m का मान 4x है तो n का मान कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 3x, 3 और 4 7 होते हैं, ये 3x m का मान और n का मान दे दिया गया। उसके बाद mn बराबर 60x, इसमें मान रखो, m का मान रखना है 4x गुणा n का मान रखना 3x और बराबर ये 60x। यहां से अपन x का मान ज्ञात कर सकते हैं, 4 गुणा 3 12, ये x कट जाएगा, एक बचेगा इधर x और इधर 60/4 गुणा 3 12, 60 में 12 का भाग कितनी बार 5 बार, x का मान कितना आ गया 5 आ गया। वहां से अपन संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। m बराबर है 4 गुणा 5, x का मान 5, 4 गुणा 5 हो जाएगा 20 और n का मान है 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 15। अब आपको जो प्रश्न में पूछा गया m का मान 20 है, n का मान 15 है, अब क्या पूछा गया 1/m अनुपात 1/n, तो ये 1/m का मान है 20 अनुपात 1/n का मान है 15, 20 और 15 का लसब 60, 60 में 20 का भाग 3 बार और 60 में 15 का भाग 4 बार, लसब लेने के बाद लसब छोड़ दीजिए, ये इसका सरलतम अनुपात 3:4, ये 3:4, इसका उत्तर है 3:4। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना है। अब यह है कि शॉर्टकट यदि गणित पढ़ेंगे तो परीक्षा में तो प्रश्न ऐसे आते हैं जो शॉर्टकट से काम नहीं आएंगे, कहीं कोई ट्रिक नहीं लगती है। प्रश्न पर पूरा हल करने के लिए आपके पास पूरी गणित होनी चाहिए, पूरा गणित का सॉल्यूशन, पूरी गणित का तरीका होना चाहिए कि विधि से मेथड से प्रश्न कैसे हल कर सकते हैं। प्रश्न परीक्षा में ये आते हैं, अपन शॉर्टकट पढ़ते हैं वो काम नहीं आता, प्रश्न इस तरीके से आते हैं, इसके लिए बेसिक गणित पूरी आनी चाहिए। और एक और होता है कि गणित पढ़ने के लिए बीज गणित तो बहुत जरूरी हो जाती है, x से ही प्रश्न शुरू होता है, उससे पहले तो प्रश्न शुरू ही नहीं होता है, तो बीज गणित तो आनी जरूरी है। गणित पढ़ते हैं उससे पहले बीज गणित पढ़ लो ताकि गणित आसान हो जाए। ये इस तरीके का प्रश्न 3:4 इसका आंसर है। अनुपात कहा है। अगला प्रश्न, ये आसान प्रश्न, एक कोट 1353 रुपए के बजाय 1425 रुपए में बेचने पर 6% ज्यादा प्राप्ति होती है तो कोट का लागत मूल्य क्या होगा। ये आसान सा है, आप एक एक नियम से कर सकते हैं। 1353 की बजाय 1425 रुपए में बेच रहे हैं, 1353 की बजाय 1425 में बेचते हैं तो कितना ज्यादा है और कितने परसेंट ज्यादा है। 6% ज्यादा सीधा दे रखा है और इस 6% का मान कितना, यहां से देख लीजिए ज्यादा कितना है, 6% ज्यादा प्राप्ति हो रही है, मतलब 6% का मान इनका जो डिफरेंस है 1425 में से 1353 घटा लीजिए, ये 1425 ये 1353, 5 में से 3 गया 2 और 2 इधर हासिल लेंगे 12, 12 में से 5 गए 7, ये 72, 6% का मान 72, 1% का मान कितना होगा 72/6, 72 में 6 का भाग 12 बार। उसके बाद लागत मूल्य मतलब 100%, लागत मूल्य 100% का मान 12 गुणा 100, 12 गुणा 100 कितना हो जाएगा 1200, क्योंकि जो प्राप्ति लाभ की प्राप्ति हो रही है 6% ज्यादा हो रही है वो हमेशा लागत मूल्य या क्रय मूल्य पर होती है, तो क्रय मूल्य हमेशा कितने परसेंट होता है 100%। 100% का मान कितना होगा 12 गुणा 100 कितना हो जाएगा 1200। तो ये एक एक नियम से हल कर सकते हैं। गणित का मुख्य आधार एक एक नियम और x, इस दोनों को यदि आप हल कर लेते हैं तो पूरी गणित आ जाएगी, कहीं कोई समस्या नहीं आती। इस प्रश्न का आंसर लागत मूल्य पूछा गया, लागत मूल्य कितना है 1200। नेक्स्ट प्रश्न, यदि एक धनराशि 12 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो वह राशि कितने वर्ष में तिगुनी होगी।
12 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, कितने वर्ष में तिगुनी होगी, ये प्रश्न है। अब इसमें यह है कि प्रश्न में यह नहीं दे रखा कि साधारण ब्याज का है कि चक्रवर्ती ब्याज का। जब इस प्रकार का प्रश्न हो, इसमें लिखा नहीं हो कि साधारण ब्याज से दुगुना हो रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज से, नहीं लिखने का मतलब होता है साधारण ब्याज। यदि प्रश्न में कुछ नहीं लिखा मतलब आपको प्रश्न साधारण ब्याज के तरीके से हल करना, तो यह प्रश्न साधारण ब्याज का। 12 वर्ष में धनराशि क्या हो रही है, दुगुनी हो रही है। जैसे कि मूलधन 100 होता है और समय जो 12 वर्ष है, उस वर्ष में धन दुगुना हो जाता, मतलब मूलधन के बराबर ब्याज हो जाएगा। धनराशि का मतलब मिश्र धन हो जाएगा 200 और ब्याज आएगा 100। 100 से 200 होने का मतलब 100 ब्याज आया कितने वर्ष में, 12 वर्ष। 12 वर्ष में जो ब्याज आ रहा है वो 100 रुपये आ रहा है। और धनराशि तिगुनी का मतलब धनराशि कितनी करनी है, 300 करनी है। मिश्र धन कितना करना, 300। मिश्र धन 300 का मतलब ब्याज कितना करना है, 200 लाना है। ये 100 ब्याज कितने वर्ष में आ रहा है, 100 ब्याज कितने वर्ष में आ रहा है, 12 वर्ष में आ रहा है। और 100 रुपये और ब्याज लाना है तो 300 हो जाएंगे, धनराशि तिगुनी हो जाएगी। धनराशि तिगुनी कितने समय में होगी, तिगुनी का मतलब 300 और 300 में ब्याज कितना, 200। 100 रुपये ब्याज 12 वर्ष में, 100 रुपये और लाना है तो 12 वर्ष और लगेंगे। 12 और 12 कितने हो गए, 24 वर्ष। 24 वर्ष में ये धनराशि क्या हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में, 24 वर्षों। 12 वर्षों में 100 रुपये ब्याज, 12 वर्ष और आता है 100 रुपये और आ जाएगा, और 100 200 ब्याज आ जाएगा, धनराशि तिगुनी होगी। धनराशि तिगुनी कितने वर्षों में, 24 वर्षों। बाकी आप दर ज्ञात करके प्रश्न हल कर सकते हैं, तरीके से पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं रहती। इस प्रकार के प्रश्नों में सीधा दुगुनी का मतलब 200, उसमें ब्याज मूलधन के बराबर। जब धनराशि दुगुनी होती है मतलब मूलधन के बराबर ब्याज। मूलधन 100 है, ब्याज भी 100 है, मतलब 100 रुपये ब्याज आया कितने वर्षों में, 12 वर्षों में। अब ये एक धनराशि तिगुनी करनी है, मतलब 300 करनी है, उसमें मिश्र धन 300, ब्याज 200 योग्य, ब्याज 200 कितने में आएगा, 100 आता है। 12 वर्षों में 100 और लाना, 12 और लगेंगे, तो 12 और 12 कितने हो जाएंगे, 24 वर्ष। 24 वर्षों में धनराशि क्या हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी। इस प्रश्न का आंसर 24 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न, 10 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलता है तथा बाकी 20 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूर्ण करता है, तो पूर्ण यात्रा में अ की औसत चाल का फॉर्मूला। यह प्रश्न औसत का भी है और समय चाल दूरी का भी है। औसत बराबर फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है और कुल समय कितना लगा, यह औसत चाल का फॉर्मूला होता है। अब इस प्रश्न में आपको दूरी समय कुछ दे रखा होगा। 10 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कि एक दूरी है 10 किलोमीटर और दूसरी दूरी है 20 किलोमीटर, कुल मिला के दूरी कितनी है 30 किलोमीटर, और बटे में समय कितना कितना लग रहा है। अब यह समस्या आएगी कि समय आपको ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पर समय तो दे नहीं रखा है, 10 किलोमीटर की दूरी है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, समय ज्ञात करना पड़ेगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है और चाल कितनी है, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब इसमें दूरी है 6 किलोमीटर की और जो चाल है वो दूरी 10 और जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये संख्याएं काट दीजिए, 5/3 घंटे। मात्रक का ध्यान रखना जरूरी होता है इस प्रकार के प्रश्नों में। दूरी किलोमीटर में है तो समय आपको घंटों में लिखना है, चाल जो आएगी किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी। तो ये 10 में 6 का भाग 5/3 घंटे, ये समय हो गया। 10 किलोमीटर दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तब इतना समय लगेगा। उसके बाद शेष समय जो ज्ञात करना है वो दूरी है 20 किलोमीटर और उसकी चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 20 में 15 का भाग दे दो, संख्या 5 से कट जाएगी। 5 से यह कटेगा 4 बार, ये 5 से कटेगा 3 बार, 4/3 घंटे। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, कुल कितना समय लगा, 5/3 वो और 4/3 ये। तो 3 लसअप आएगा, 5 और 4 9, 9/3, 9 में 3 का भाग 3 बार, 3 घंटे लगे। कुल कितना समय लगेगा, 3 घंटे लगेंगे इसको। कुल दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर है, तो उसकी औसत चाल क्या हो जाएगी, ये 30 में 3 का भाग दे दो, 30 में 3 का भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी जो औसत चाल होगी वो कितनी होगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। आसान सा प्रश्न है, इस प्रश्न को आप सीधा हल कर सकते हैं। औसत का भी है और समय चाल दूरी दोनों टॉपिक का है। औसत बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल ज्ञात करने के लिए कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी तय हुई, 10 किलोमीटर पहले और 20 किलोमीटर बाद में, 10 और 20 30 किलोमीटर। उसके बाद समय कितना लगा,
पहले 10 किलोमीटर जो जाता है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी है 10 और भाग समय 6 का 5/3 घंटे। फिर 20 किलोमीटर दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा से, 20 में 15 का भाग 4/3 घंटे। कुल मिला के कितना समय लगा, इन दोनों को जोड़ दो, 5/3 और 4/3, 5 और 4 9/3, 9/3 का मतलब 3 घंटे, 3 घंटे टोटल समय है। और 30 किलोमीटर टोटल दूरी है, 30 में 3 का भाग 10 बार, 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल हो जाएगी। नेक्स्ट, एक कार्य को 10 दिवस में पूर्ण कर सकता है, ब उसी कार्य को 15 दिवस में लगाता है, तथा ब साथ में कार्य करे तो उस कार्य को कितने दिवस में पूर्ण कर लेंगे। यह आसान सा है, दोनों की कार्य क्षमता जोड़नी है। की कार्य क्षमता 1/10 और ब की कार्य क्षमता 1/15, ये दोनों की संयुक्त कार्य क्षमता। 15 और 10 का लसब 30, 30 में 10 का भाग 3 बार, 30 में 15 का भाग 2 बार, 3 और 2 5/30, 5/30 कट जाएंगे 1/6, और ये 1/6 कार्य क्षमता, समय कितना लगेगा इसका उल्टा, मतलब 6 दिन। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे, 6 दिनों में। ये सबसे सरल प्रश्न है, काम समय मजदूरी में पहला प्रश्न यही बनता है कि दोनों की कार्य क्षमताओं को जोड़ कर दीजिए। संयुक्त कार्य क्षमता क्या आएगी, 1/10 और 1/15 जोड़ दिए, 1/10 और 1/15 में 10 और 15 का लसब 30, 30 में 10 का भाग 3, 30 में 15 का भाग 2, 2 3 5/30 मतलब 1/6, 1/6 का मतलब ये कार्य क्षमता है, इसके समय होगा वो 6 दिन होगा। तो इसमें कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। ये इस प्रश्न का आंसर। ये आसान सा नॉर्मल प्रश्न है। अगला प्रश्न, उपयुक्त घन की प्रत्येक भुजा कोर की लंबाई n, भुजा कोर एक ही होता है, प्रत्येक कोर की लंबाई लिखिए, कोर का मतलब है भुजा, लंबाई n हो तो चतुर्भुज ABDE, ये ABD और E का परिमाप क्या होगा। अब यहां पर ये जो है इस तरीके से ये दिया हुआ है। अब देखिए, घन का जो प्रत्येक फलक होता है वो एक वर्ग होता है, घन का प्रत्येक फलक वर्ग होता है, घन का प्रत्येक फलक वर्ग होता है। अब ये जो लाइन खींचेगी, जिस चतुर्भुज का परिमाप पूछे उसमें ये मान ज्ञात करना, ये तो भुजा है, ये n दिया हुआ है, ये भी भुजा है, n दिया हुआ, परिमाप के अंदर चारों भुजाएं जोड़नी होगी, तो दो भुजाएं तो अपने पास सीधी सीधी दिखी, ये n है, ये n है। अब ये दो भुजाएं जो है तो बराबर ही, लेकिन कितनी होगी ये आपको पता करना है। अब ये कैसे पता चलेगा, तो ये एक वर्ग था और उसका विकर्ण है, ये वर्ग जिसकी भुजा n और इसका विकर्ण ज्ञात करना, वर्ग का विकर्ण, घन का नहीं, यहां ध्यान रखना, विकर्ण किसका लेना, वर्ग का, एक फलक का विकर्ण लेना है। विकर्ण, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2, जिसमें भुजा का मान है n, n√2, ये n√2 एक विकर्ण हो जाएगा, और ये भी n√2 ये विकर्ण हो जाएंगे, ये दो विकर्ण, ये दो भुजाएं जोड़ दो, चतुर्भुज का परिमाप हो जाएगा। तो परिमाप चतुर्भुज के लिए चारों भुजाएं जोड़नी, n + n + n√2 + n√2, ये परिमाप है, इसकी जोड़ करके लिख दो, तो ये होगा 2n और ये होगा 2√2n, √2 दो बार है, जोड़ेंगे तो 2√2 हो जाएगा। और इसमें भी आप 2 कॉमन लेके लिख सकते हैं, 2n कॉमन लिख दो, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ये 2n कॉमन, पहले में बचेगा 1 और दूसरे में बचेगा √2, 2n कॉमन आ गया, 2 बचेगा शेष, 2n 1 + √2, ये 2n 1 + √2 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। आसान सा प्रश्न है, नॉर्मल सा आप हल कर सकते हैं। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो घन, उसमें प्रत्येक फलक वो एक वर्ग होता है, और उस वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की जो भुजा है, उस भुजा से आप ये विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। और वर्ग की भुजा, जो घन की भुजा वो दे रखी है n है, और वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2, ये भुजा √2 a का मतलब यहाँ वो भुजा की लंबाई है वो n है, n√2 इसका मान आ गया विकर्ण का, ये n√2, ये भी n√2, ये n और ये n, चारों को जोड़ दो तो इस चतुर्भुज का क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। आसान सा प्रश्न है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई एवं आधार क्रमशः x + 2 एवं 2x + 3 सेंटीमीटर में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो कर्ण की लंबाई क्या होगी। अब इस प्रकार का प्रश्न होता है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है, कैलकुलेशन की बजाय कई बार प्रश्न पेपर में, ये जैसे 25 प्रश्न है तो 3-4 प्रश्न लॉजिक के होंगे, सब में कैलकुलेशन करनी नहीं होती। अब इसमें ये कि क्षेत्रफल दे रखा 60, कर्ण पूछा,
अब यदि आपको पाइथागोरस त्रिक याद होते कि पाइथागोरस त्रिक में कौन कौन से कर्ण होते हैं, 3 4 5 6 8 10 12 5 13 15 8 17 इस प्रकार के यदि याद होते तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि 21 सीधा सीधा कर्ण किसी में आता नहीं है, दो ऑप्शन में 21 वैसे काट दीजिए, दो बचेंगे 13 और 17, जिसमें 13 कर्ण होता है उसमें भुजाएं 12 5 13, 12 5 13 13 कर्ण होता है और 17 में होता है 15 8 17। ये जो पाइथागोरस त्रिक है 17 कर्ण वाला ये होता है 15 8 17 और 13 कर्ण वाला होता है 12 5 13। अब इन दोनों में से कौन सा त्रिभुज है उसका पता करने के लिए आप क्षेत्रफल से देख लो, भुजाओं से कोई लेना देना नहीं, कैलकुलेशन नहीं करनी, क्षेत्रफल से देख लीजिए। क्षेत्रफल 60 है तो ये इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार 12 गुणा ऊंचाई 5, 12 5 60 में 2 का भाग कितना 30। अपने प्रश्न का क्षेत्रफल 30 नहीं, अब एक ही ऑप्शन बचा ये 15 8, इसका क्षेत्रफल 15 गुणा 8/2, 15 चौके 60, ये 60 आएगा, 60 क्षेत्रफल है। तो इस प्रश्न का कर्ण क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। इसमें आपको द्विघात समीकरण से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं रहती है, भुजा ज्ञात करो उसके बाद हल करो, वैसा करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा पता कर सकते हैं। यदि आपको पाइथागोरस त्रिक याद होते कि 13 कर्ण 17 कर्ण के कोई पाइथागोरस त्रिक है और पाइथागोरस त्रिक समकोण त्रिभुज था, मतलब पाइथागोरस तो त्रिक हो गई, पाइथागोरस त्रिक है तो उसमें आपको भुजाएं देखनी है, भुजाएं आधार लंब और जो कर्ण है वो आपको याद होता है कि 13 कर्ण है, 13 कर्ण के साथ में कौन से आधार लंब होते हैं 12 और 5 होते हैं। 17 कर्ण है, 17 कर्ण के साथ आधार लंब कौन से होते हैं 15 और 8 होते हैं। तो 15 8 ये 12 5 यहाँ से पता कर लो। क्षेत्रफल 60 कौन से है ये 60 हिस्सा है, ये इसका उत्तर 60। अब आप इस प्रश्न को तरीके से भी हल कर सकते हैं, इस तरीके से हल करेंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बराबर ये क्षेत्रफल रखे, फिर द्विघात समीकरण बनेगा, उसको हल करके x का मान ज्ञात करना और फिर वापस कर्ण ज्ञात करना। तो अपन तरीके से भी हल कर लेते हैं, यही एक बार इसको तरीके से भी हल कर लेते हैं। इसी प्रश्न को वापस यदि तरीके से हल करते तो ये होता क्षेत्रफल 60, क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार x + 2 ऊंचाई 2x + 3, आधार गुणा ऊंचाई लिखो आधार गुणा लंब लिखो एक ही बात है, ये आधार ऊंचाई लिखा हुआ आधार और लंब लिखो ना आधार ऊंचाई लिखो एक ही होता है, और बराबर क्षेत्रफल 60, ये बटे वाला 2 का इधर गुणा कर लो, ये गुणा करेंगे 2x² + 3x प्लस ये 2 दूना 4x और प्लस ये 3 गुणा 2 6 और बराबर 2 का इधर 60 से गुणा कर दीजिए, 60 का 2 से गुणा हो जाएगा 120। अब इसको हल करके आप x का मान ज्ञात करना होता है और x का मान ज्ञात करके वापस भुजाएं से कर्ण ज्ञात कर लेंगे उस तरीके से। तो अब इसमें ये 2x² प्लस 3 और 4 हो जाएंगे 7x और ये 120 इधर आएगा तो 6 घट जाएंगे -114 और बराबर 0। अब इसमें आपको टुकड़े करने हैं, टुकड़ों में यह करना है कि संख्याओं का गुणा। अब समस्या इस प्रकार की आती है कि इस प्रकार में आपको टुकड़े पता ही नहीं चलते किस तरह से टुकड़े करने, कौन सा उत्तर आएगा। तो इस समस्या का समाधान ये होता है कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला याद कर लो। यदि आपको पता नहीं चले कि भाई ये समीकरण में अब टुकड़े में ये जोड़ 7 होनी चाहिए और जो गुणा है वो 114 गुणा 2, अब 114 गुणा 228, 228 में कैसे टुकड़े होंगे, किस प्रकार पता चलेगा कि नहीं चलेगा। इस समस्या के लिए एक ये भी होता है कि आप 114 के टुकड़े करो, वहां से पता चल सकता है। जैसे कि 114 है, 114 में किस किस संख्याओं का भाग जाता है, जैसे 2 का भाग देंगे 57, 57 में फिर 3 का भाग जाएगा 19, ये 2 गुणा 3 गुणा 19, ये कि 2 का 3 से 6, 19 का 6 से गुणा 114, 114 के मतलब टुकड़े किए और इसके साथ में गुणा में 2 है, मतलब ये 228 था, तो इसके टुकड़े ऐसे हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 19। अब आपको यहां से यदि पता चलता है कि इस संख्या के ऐसे टुकड़े करो जिनका डिफरेंस 7 हो और उनका गुणा करने पर ये माइनस का आ रहा है, मतलब एक संख्या माइनस की होगी और एक संख्या प्लस की होगी। अब इसमें जो संख्या माइनस की होगी वो छोटी होगी, जो प्लस की होगी वो बड़ी होगी, क्योंकि जो ये टुकड़ा शेष बच रहा है वो प्लस का बच रहा है, प्लस का टुकड़ा शेष बच रहा है। अब इसमें टुकड़े करेंगे तो 19 गुणा 2 38 और शेष बचेगा 6, 38 गुणा 6, 38 गुणा 6 का डिफरेंस ये नहीं आएगा, काट दीजिए 19 और ये 2 गुणा 2 4 गुणा 3 12, 19 और 12 का डिफरेंस 7 आ रहा है, 19 और 12 का डिफरेंस 7 आ रहा है। ये टुकड़े करेंगे उसके बाद पता चलेगा, अन्यथा पता नहीं चलेगा। तो ये कि 19 और 12 इसके टुकड़े होंगे। अब 19 और 12 इसके टुकड़े लिखो, ये 2x²
प्लस जो 7x है उसकी जगह प्लस का 19x माइनस 12x, 19 और 12 का गुणा, ये 2 गुणा 2 4 गुणा 3 12 है और ये 19 गुणा 2 28 हो रहा है। अब 19x में से 12x घटाएंगे, 7x बचेगा, ये इसका टुकड़ा हो गया माइनस 114 बराबर 0। यदि टुकड़े नहीं होते हैं तो फिर आप श्रीधराचार्य फॉर्मूले से कर सकते हैं, नहीं तो टुकड़े करने है ही। अब इसमें कॉमन आएगा x कॉमन, यहां बचेगा 2x प्लस 19 माइनस यहां पर 12 कॉमन ले लो, 12 कॉमन नहीं आएगा 6 आएगा, ये 6 कॉमन और इसमें 12 में बचेगा 2x, फिर माइनस कॉमन आ गया, यहां बचेगा प्लस और 114 में 6 का भाग जाएगा 19 बार और बराबर 0। अब इन दोनों में एक आएगा x माइनस 6 और दूसरा आएगा 2x प्लस 19 बराबर 0। तो ये x का मान माइनस का दे रहा है, ये होगा नहीं, x माइनस 6 बराबर 0 ये होगा, तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 6, ये x का मान 6 और इसके बाद आपको हल करना है। अब x का मान 6 रखेंगे, 6 2 ये हो जाएगी 8, 6 प्लस 2 ये भुजा हो जाएगी 8, ये 6 2 12 3 हो जाएगी 15, 8 और 15 होते हैं तो कर्ण कितना होगा 15 8 17 से कर्ण आप पाइथागोरस सीधा याद कर सकते हैं, नहीं तो फिर लिखो इसका भी सूत्र, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 15 ना 8, 15 का स्क्वायर 225 ना 8 का 64, 225 64 289 और 289 का वर्गमूल हो जाएगा 17, ये इसका उत्तर आ जाएगा 17। तो यदि तरीके से हल करते हैं तो ये प्रश्न बहुत हार्ड है, इसकी कैलकुलेशन में जहां यहाँ टुकड़े करेंगे द्विघात समीकरण के, ये पूरे इस तरह से लिख के पता करने होंगे कैसे कौन से टुकड़े हो रहे हैं कौन से नहीं हो रहे। तो इस समस्या का समाधान ये होता है कि आपको पाइथागोरस तरीका याद होता है तो आप प्रश्न लॉजिक से सीधा कर सकते हैं। तो कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो तरीके से नहीं करने होते, उनको आप लॉजिक से सीधा हल करिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके परीक्षा में 3 मिनट या 4 मिनट ले लेगा, तो 4 मिनट में हल करें वैसा प्रश्न परीक्षा में करना नहीं होता है। तो इस प्रश्न के लिए लॉजिक की जरूरत थी, आपको सीधा पता होता कि ये क्षेत्रफल 60 है, क्षेत्रफल 7 15 8 से आएगा और कर्ण 17 होगा, सीधा उत्तर आ जाता, इतना करने की जरूरत नहीं रहती। नेक्स्ट, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई की आधी, विकर्ण फर्स्ट एंड विकर्ण सेकंड, एक मान लीजिए 2x ने एक मान लीजिए इसका आधा x, दो विकर्ण है, एक की लंबाई दूसरे की आधी, दूसरा 2x मान लिया, पहला इसका x हो जाएगा। अब इसके बाद इसका क्षेत्रफल दे रखा है और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणा d1 गुणा d2, विकर्ण फर्स्ट गुणा विकर्ण सेकंड, क्षेत्रफल दिया हुआ 256 बराबर 1/2 गुणा x गुणा 2x, 2 से 2 काट दो, x स्क्वायर बराबर 256, तो x बराबर 256 का वर्गमूल 16, ये x बराबर 16, मतलब एक विकर्ण होगा 16 और दूसरा विकर्ण होगा 16 गुणा 2 32, 16 और 32 इसके विकर्ण होंगे। प्रश्न के अनुसार विकर्णों की लंबाइयों का योग क्या होगा, 32 और 16 जोड़ दो, 16 2 32 और 16 48, ये इसकी जोड़ 48, ये इसका उत्तर। तो आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं, आसान सा प्रश्न है, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे का आधा है, दूसरा 2x पहला x, क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणा d1 गुणा d2, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला, 256 क्षेत्रफल दिया हुआ है, 1/2 विकर्ण एक x और एक 2x, 2 से 2 काट दो, x गुणा x स्क्वायर और x स्क्वायर 256 है तो x बराबर 256 का वर्गमूल, 256 का वर्गमूल 16, x का मान 16 और दूसरा 16 गुणा 2 32, विकर्ण 16 और 32 है, विकर्णों का योग पूछा, विकर्णों की लंबाई का योग 16 और 32 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। ये आसान सा प्रश्न है, सारे प्रश्न हार्ड भी नहीं होते, सारे प्रश्न सरल भी नहीं होते हैं, बराबर होते हैं, कई प्रश्न हार्ड है कई सरल है, तो ये है कि उसमें आप अनुपात बना रहता है। ये प्रश्न थोड़ा सा दिमाग लगाने का है, एक आयत ABCD में L भुजा AB को 1:1 के अनुपात में वो M भुजा AD को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, LM को जोड़कर आयत को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। अब बड़े भाग व छोटे भाग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ये A B C और D, ये एक आयत है ABCD में भुजा L भुजा AB को
1:1 में विभाजित करता है। ये भुजा ए बी, इसको 1:1 में, मतलब इधर का हिस्सा 1 जैसे इधर का हिस्सा 1, यदि अपन बराबर मान लेते हैं तो 1:1 अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर बांटा 1:1 में। और m भुजा AD को, ये भुजा AD, इसमें कोई m है, और m भुजा AD को 1:2 में विभाजित करता है। m AD को 1:2 में, अब जैसे ये 1 है और ये इधर 2 है, 1:2 में विभाजन कर रहा है AD को। उसके बाद इसको यदि मिलाया जाता है, ये इस तरीके से मिला लीजिए, AD को 1:2 में विभाजित करता है, LM को जोड़कर एक आयत को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। अब बड़े भाग और छोटे भाग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब यहां से आपको क्षेत्रफलों का अनुपात लेना है, एक ये क्षेत्रफल छोटे वाला त्रिभुज का और एक ये पूरे आयत का, उसमें से ये त्रिभुज घट जाएगा। जैसे पूरे आयत का क्षेत्रफल लेंगे तो आयत का क्षेत्रफल, ये भुजा 2 ने 1 मान लीजिए 3, और ये 1 ने 1 2, 3 गुणा 2 ये हो जाएगा 6। आयत का क्षेत्रफल टोटली हो जाएगा 6। अब उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल छोटा वाला घटा लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार 1 ऊंचाई 1, ये आधार ऊंचाई है, ये कर्ण होगा 1/2, ये मतलब आएगा 0.5। अब आपको किसका पूछा गया है, बड़े भाग और छोटे भाग। तो आयत का 6 है, उसमें से 0.5 घटा दीजिए, बड़े भाग का हो जाएगा 5.5 अनुपात छोटे भाग का हो जाएगा 0.5। बड़े भाग और छोटे भाग का अनुपात पूछा गया था, बड़े भाग का आया 5.5 और छोटे भाग का 0.5। अब 5.5 0.5 पॉइंट काट दीजिए, बराबर है 55:5, 11 से कट जाएगा, सॉरी 5 से कट जाएगा 11 और ये 1, 11:1, तो इसका आंसर आ जाएगा 11:1। इस तरीके से ये प्रश्न हल करना था, आसानी प्रश्न है। आयत है, भुजा मान ली, भुजा बराबर बांटे 1 वो 1 2, वो भुजा हो जाएगी 1 2 मतलब 3, और ये भुजा हो जाएगी 2, तो 3 गुणा 2 6, इसका आयत का क्षेत्रफल। उसके बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार ऊंचाई 1 ये 1 गुणा 1 2 का भाग देंगे 0.5, ये 0.5 और ये आयत का 6, आयत में से ये घटा दो तो ये बड़ा भाग आ जाएगा, आयत में से ये घटा दिया या 5.5 और ये छोटा भाग है 0.5, और इन दोनों का अनुपात कितना है 11:1 है। ये आसान प्रश्न है, आप हल कर सकते हैं इसको। क्षेत्रफल का है। अगला, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 84 मीटर, 80 मीटर और 52 मीटर। जब तीनों भुजाएं दे रखी हो तो हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हीरो का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जिसमें एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, त्रिभुज के परिमाप का आधा, एस होता है अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप कैसे करेंगे, परिमाप कितना आएगा उसका आधा कर लीजिए, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का जोड़। तीनों भुजाएं कौन कौन सी, 84, 80 और 52, जोड़ेंगे 4 2 6, 8 8 16, 16 5 21, ये हो गया 216, 216 में 2 का भाग देंगे, अर्ध परिमाप आ जाएगा 108। ये s का मान आएगा 108। फिर s माइनस ए का मतलब पहली भुजा, 108 में से 84 घटा लीजिए, 108 में से 84 घटाएंगे 4, 10 में से 8 गया 2, 24, ये 24 गुणा s माइनस बी, दूसरी भुजा 80 घटा लीजिए, 108 में से 80 घटाएंगे तो 28, ये 28। उसके बाद s माइनस सी, 108 में से 52 घटाएंगे, 108 और ये 52 घटेंगे, 8 में से 2 गए 6, 10 में से 5 गया 56, ये 56 और इसका वर्ग, ये प्रश्न है। अब इसको हल करना है। अब ये देखिए, ये 28 गुणा 2 56, ये 28 ना 28 जोड़ा बन जाएगा, यहाँ वर्गमूल में आपको जोड़े ही बनाने हैं और यहाँ पर भी बन जाएगा ये। इसी तरीके से जोड़े बना के संख्या बाहर लेनी है, तो ये 56 और ये 28 यहाँ से टुकड़े कर दो, 108 के भी टुकड़े कर दीजिए, 108 में 24 के टुकड़े बनेंगे नहीं, संख्याएं फिर काटनी पड़ेगी। 108 12 के हिसाब से कर सकते नहीं तो 108 में 36 दिया, 108 36, 12 गुणा 3 गुणा 2, 12 दिया 36, 36 दिया 108, ये 36 गुणा
3 108 और इसको लिखेंगे 8 गुणा 3 ये 28 और इसको 28 गुणा 2 ये टुकड़े हुए। टुकड़े में ये है कि वर्गमूल करना थोड़ा सा आसान रहेगा। अब टुकड़ों से आप वर्गमूल आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए इस 36 का वर्गमूल होगा 6 गुणा ये 3 और 3 एक जोड़ा बन गया ये 3, ये 28 और 28 एक जोड़ा बन गया 28 और ये 8 और 2 8 गुणा 2 16 और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। तो ये सारी संख्याओं वर्गमूल हो गए। अब गुणा कर लो। अब गुणा ही करने एक गुणा करेंगे आंसर आ जाएगा। ये 36 का वर्गमूल 6 108 के टुकड़े किए 36 गुणा 3 24 के 8 गुणा 3 उसके बाद ये 28 56 के 28 गुणा 2 तो 28 28 का वर्गमूल ये 28 3 गुणा 3 का वर्गमूल 3 36 का वर्गमूल 6 और 8 और 2 का गुणा 16 का वर्गमूल 4। ये सारी संख्याओं के वर्गमूल कर दिए गए। अब गुणा करें 6 18 18 चौके 72 72 का 28 से गुणा करना ये 72 गुणा 28 6 18 18 चौके 72 72 का 28 से गुणा। अब ये गुणा करना पड़ेगा 8 2 16 इकाई अंक 6 वाला ऑप्शन 2 आ रहे हैं। चलो एक से नहीं आएगा फिर गुणा करना ही पड़ेगा। 8 2 16 हासिल 1 7 8 56 1 57 उसके बाद 2 का 2 से गुणा 4 और 2 का 7 से 14 6 7 4 11 हासिल 1 5 4 9 1 10 हासिल 1 1 1 2 2016 ये इसका आंसर आ जाएगा 2016। तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का है। हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये हीरो का सूत्र एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी जिसमें एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग बटे 2 तीनों भुजाओं का योग 216 2 का भाग दिया 108 ये एस 108 एस माइनस ए पहली भुजा 84 घटाएंगे 24 बचेंगे दूसरी भुजा 80 घटाएंगे 28 बचेंगे तीसरी भुजा 52 घटाएंगे 56 बचेगा और उसके बाद टुकड़े करके वर्गमूल किया गया। वर्गमूल ये गुणा करके वर्गमूल करना हार्ड होता टुकड़े करके वर्गमूल करना आसान होता। संख्याओं छोटे छोटे टुकड़े किए फिर गुणा कर दीजिए लास्ट में ये 2016 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट एक अंकों के समुच्चय का माध्य x बार है। यदि प्रत्येक अंक को 3 से भाग दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। नॉर्मल बिल्कुल आसान सा प्रश्न है कि समुच्चय मतलब संख्याओं का मान है उनका माध्य दे रखा है x बार उनका माध्य है और 3 का भाग देना प्रत्येक में तो औसत में भी 3 का भाग देना था। माध्य का मतलब औसत होता है और जो परिवर्तन प्रत्येक संख्या में होता है वही औसत में होता है। तो सीधा सीधा x बार माध्य 3 का भाग दे दो ये इसका आंसर आ जाएगा x बार बटे 3। अब कई प्रश्न ऐसे भी होते हैं जस्ट सेकंड ही नहीं लगा सीधा सीधा के प्रत्येक में 3 का भाग देना औसत में भी 3 का भाग दे दो। माध्य और औसत एक ही होता है। ये x बार माध्य 3 का भाग दे दो ये इसका नया औसत आ जाएगा। आसान सा जस्ट सेकंड में प्रश्न करने वाला कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। जैसे पिछले प्रश्न कैलकुलेशन ज्यादा थी तो पेपर का अनुपात बना रहता है। अपने को प्रश्न सारे आने चाहिए बस ये है। किस सांख्यिकीय आकलन का विनिश्चय ग्राफ द्वारा नहीं किया जा सकता। अब इस प्रकार का भी प्रश्न आता है। अब ये नॉर्मल सा सीधा सीधा प्रश्न है कि हरात्मक माध्य का ग्राफ द्वारा नहीं होता। माध्य का बहुलक और माध्य ग्राफ द्वारा ज्ञात किए जाते हैं। ये तीनों ग्राफ से होते हैं ये ग्राफ से नहीं होता। ग्राफ द्वारा विनिश्चय नहीं होता है कौन सा हरात्मक माध्य। अब पेपर में कई प्रश्न बहुत आसान होते हैं जिनका आप सीधा उत्तर लिख सकते हैं। इसका उत्तर हरात्मक माध्य। ये प्रश्न थोड़ा सा कैलकुलेशन के हिसाब से है। x + 4 x - 7 बटे 2 x - 5 बटे 2 x - 3 x - 2 x + 1 बटे 2 x x - 1 बटे 2 और x + 5 भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते हैं तो उसकी माध्यिका क्या होगी। अब माध्यिका के लिए होता है कि संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है। एक फिक्स क्रम में लिखिए और क्रम में लिखने के बाद उसमें मध्य की संख्या माध्यिका होती है। तो ये माध्यिका का तरीका। लेकिन संख्याओं में थोड़ी सी समस्या है कि संख्याएं बिल्कुल क्लियर लिख नहीं रखी है। तो यह संख्या है x + 4 दूसरी संख्या x - 7 बटे 2 मतलब 3.5 ये x - 5 बटे 2 का मतलब 2.5 2.5 ये x - 3 ये x - 2 ये x + 0.5 अगला x फिर x - 0.5 और फिर x + 5। अब ये संख्या इन संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना होता है। सबसे पहला ये कि बिन को आरोही या अवरोही क्रम जो संख्या लिखी है उनको लिख लीजिए। अब यह है कि आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में यदि लिखते हैं तो सबसे छोटी संख्या इनमें से पहली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें x में से सबसे ज्यादा घटाया गया।
सबसे ज्यादा घटा है वो सबसे छोटी होगी, तो सबसे ज्यादा कौन सा घटा है 3.5, तो ये पहली संख्या ये आएगी x माइनस 3.5 नंबर 1, नंबर 2 फिर x माइनस 2.5 ये नंबर 2, उसके बाद सॉरी नंबर 2 पे ये -3 का है x माइनस 3, फिर x माइनस 2.5, उसके बाद x माइनस 0.5, 1 2 3 4 और 5 संख्याएं होगी, उसके बाद x में से घटाने वाला मामला पूरा हो गया, उसके बाद नंबर आएगा x का। अब इसके बाद x में जोड़ेंगे, एक जोड़ना है 0.5 सबसे पहले, ये 0.5 जोड़ दिया गया, 0.5 जोड़ने का नहीं है। x के बाद में जोड़ने के दो ही हैं, एक है x प्लस 4 और दूसरा है x प्लस 5, ये इसका आरोही क्रम हो गया। अब इस आरोही क्रम में आपको बीच की संख्या जो माध्यिका होगी, कितनी संख्याएं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7 संख्या है। अब इस 7 में से बीच में संख्या कौन सी आएगी, चौथी संख्या नंबर 4 की संख्या जो बीच में आएगी। टोटल 7 संख्याएं थी, 7 में से मध्य की संख्या मतलब 4 नंबर की जो संख्या आएगी वो मध्य की, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, ये मध्य की संख्या है। x माइनस 0.5 ये बीच की संख्या है और ये माध्यिका होगी। अब इसका उत्तर x माइनस 0.5 का मतलब आधा, ये उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, x माइनस 1/2। तो इस तरह से भी माध्यिका ज्ञात करने का प्रश्न, कई बार संख्याएं होती है आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ऐसी दिक्कत आ जाती है तो फिर आपको पता करना पड़ेगा इनमें से संख्या बड़ी कौन सी है, इनमें संख्या छोटी कौन सी है। आरोही क्रम में लिखा सबसे छोटी संख्या पहले लिखनी है, सबसे छोटी का मतलब x में अधिकतम कौन सा घटाया गया, सबसे ज्यादा से ज्यादा 3.5 घटाए, फिर 3 घटाए, फिर 2.5 घटाए, फिर 2.5 घटाया गया, फिर 2 घटाया गया। एक संख्या और थी, इसको लिखा ही नहीं गया, x माइनस 2, आंसर चेंज हो जाएगा इसका। फिर एक संख्या लिखी नहीं गई है, एक बार इसको वापस, टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थी, 2 संख्याएं मिस होगी। इसका नंबर लगा लेते हैं यहीं पे। सबसे छोटी संख्या 1 नंबर पे ये आएगी, उसके बाद 2 नंबर पे ये आएगी, उसके बाद 3 नंबर पे ये आएगी, उसके बाद ये 4 नंबर की संख्या। अब इसमें 5 नंबर की संख्या आंसर होगी, टोटल 9 संख्या है, 5 नंबर की संख्या वो आंसर होगी। 5 नंबर की संख्या कौन सी होगी, तो 1 2 3 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे। अब इसके बाद 2 के बाद और संख्या कौन सी घटाएगी है, तो ये घटाएगी, ये आएगी 5 नंबर पे। इसके बाद की संख्या 6 नंबर पे, घटाने की और कोई संख्या नहीं है, 1 2 3 4 और 5 घटा लेगी। उसके बाद जोड़ वाली संख्या में 1 2 3 और 4 है, तो सबसे कम कौन सा जोड़ा गया, तो ये है 6, 0 जोड़ा गया, ये 7 और उसके बाद ये 8 और ये 9 नंबर की संख्या। अब इसमें आंसर होगा वो 9 संख्या, मतलब 5 नंबर की जो संख्या है वो आंसर होगा। तो 5 नंबर की संख्या है ये x माइनस 0.5, ये x माइनस 0.5 ये आंसर x माइनस 1/2 या x माइनस 0.5, ये 5 नंबर की संख्या यही है, आंसर तो यही है, लेकिन संख्या सारी 9 की 9 है, 9 लिखनी है। 9 में से जो 5 नंबर की संख्या होगी कि टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 संख्याएं होती है, तो मध्य की संख्या मतलब 4 पहले और 4 बाद में छोड़ दीजिए, बीच वाली संख्या कौन सी होगी, 5 होगी, तो ये बीच वाली संख्या माध्यिका होगी। और इसमें बीच में कौन सी 5 नंबर पे कौन सी आ रही, x माइनस 0.5 मतलब x माइनस 1/2 इसका आंसर है। नेक्स्ट, ग्राफ का प्रयोग करते हुए माध्यिका का मान निम्न में से किससे प्राप्त किया जा सकता है। ग्राफ का प्रयोग करके माध्यिका ज्ञात करते हैं संचयी बारंबारता वक्र से। माध्यिका में संचयी बारंबारता वक्र की जरूरत होती है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए CF संचयी बारंबारता ज्ञात की जाती है। ये माध्यिका संचयी बारंबारता ग्राफ से ज्ञात की जा सकती है। इसका आंसर संचयी बारंबारता ग्राफ, आसान सा प्रश्न है, सीधा उत्तर लिख सकते हैं इसका। नेक्स्ट, यदि मध्यम विषम बंटन में बहुलक एवं माध्य के मान क्रमशः 6 लैम्डा व 9 लैम्डा हो तो माध्यिका का मान क्या होगा। अब इसमें जब बहुलक, माध्य और माध्यिका तीनों में से एक दिया हो तो इसका फॉर्मूला होता है एक, बहुलक बराबर
3 गुणा माध्यिका, ये प्रश्न लगभग हर कंपटीशन एग्जाम पूछा जाता है। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। अब ये 3 और इसमें माध्यिका, माध्यिका आपको ज्ञात करनी है। माध्यिका को लिख दीजिए x माइनस ये 2 और माध्य, माध्य दे रखा है, ये बहुलक है 6 लैम्डा और ये माध्य है 9 लैम्डा। ये 6 और ये 9 गुणा 2 18, उधर जाएगा जुड़ जाएगा। 6 लैम्डा प्लस 18 लैम्डा बराबर 3x, x के लिए 3 का भाग देना है। 18 6 जोड़ेंगे 24, ये 24 लैम्डा बटे 3 और 24 में 3 का भाग देंगे तो 8 बार 8 लैम्डा, ये इसका उत्तर आ जाएगा कितना 8। ये फॉर्मूला याद रखिए, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, जिसमें बहुलक दे रखा 6 लैम्डा, माध्यिका ज्ञात करनी x लिख दिया और माध्य 2 गुणा 9 लैम्डा। ये 9 गुणा 2 18, माइनस का बराबर से उधर प्लस, 18 6 24 और 24 में 3 का भाग 8, इसका आंसर आ जाएगा 8 लैम्डा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं? आसान सा प्रश्न है, सत्य असत्य कथन बताना है। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक होती है, सही है। प्रत्येक प्राकृत वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती। वास्तविक में परिमेय और अपरिमेय दोनों आती है, ये इसका गलत कथन है। वास्तविक में परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय भी आती है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। इस प्रश्न का आंसर ये डी है, ये कथन गलत है। जो प्रत्येक वास्तविक संख्या है वो परिमेय संख्या नहीं होगी। नॉर्मल सा प्रश्न है, संख्या पद्धति का है। अगला 2 की पावर √3 है, इस प्रकार का प्रश्न आता है। वर्गमूल वाली संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं होता है वे हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, और ये भी घात में लिख दी है तो ये भी संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ये एक अपरिमेय संख्या है, 2 की पावर √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। नॉर्मल सा प्रश्न। निम्न में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या? वर्गमूल वाली संख्याएं अपरिमेय होती है जिनका वर्गमूल नहीं होता, लेकिन ये जो ऑप्शन देख रखा √2, √2 का स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर होता है 2, √2 का √2 से गुणा, या रूट वाली संख्या के स्क्वायर करते हैं रूट हट जाता है 2, और 2 एक परिमेय संख्या है। बाकी तीनों अपरिमेय हैं क्योंकि इसमें सभी में रूट आया हुआ है, इसमें रूट हट जाता है, तो ये एक परिमेय संख्या है। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या? ऑप्शन नंबर 1 परिमेय संख्या। बिल्कुल आसान सा प्रश्न। 2-4 प्रश्न हार्ड थे, बाकी सारे सरल हैं। -24 बटे 20 का परिमेय समतुल्य है जिसका दर 25 हो। ये पेपर में ऐसा ही लिखा हुआ था, जिसका दर 25 हो। यहाँ दर का मतलब है हर 25, बटे वाली संख्या 25, पेपर में ऐसा ही लिखा हुआ था। -24 बटे 20 का परिमेय समतुल्य जिसका दर 25 हो, मतलब हर 25 लिखना है, समतुल्य भिन्न लिखनी है। -24 बटे 20 के बटे में 25 आना चाहिए, इसके समतुल्य होनी चाहिए। तो आप पहले इस संख्या को काट दीजिए। ये -24 बटे 20 है, ये 4 से कट जाएगा, ये -6 और ये 4 से कटेगा 5, 5 चौके 20 और 6 चौके 24, -6 बटे 5 है। अब बटे में 25 लेना है तो 5 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा -30 और बटे में 5 मुझे 25, ये इसका तुल्य भिन्न है। तुल्य भिन्न याद करनी है, परिमेय संख्या है, माइनस के इसलिए भिन्न में ही आता नहीं है, परिमेय संख्या में आता है। परिमेय संख्या में इसकी तुल्य है तो -30 बटे 25, -30 बटे 25 मतलब 5 से कटेगा -6, ये 5 से कटेगा 5, ये -6 बटे 5 और ये भी 4 से कटेगा -6 और ये बटे में 5, -6 बटे 5 ये भी है, -6 बटे 5 ये भी है। ये इसका तुल्य परिमेय संख्या, मतलब एक जैसी परिमेय संख्या कौन सी? 38 लिखना, बटे में 30 लो, सॉरी 25, बटे में 25 संख्या किस में है वो आपको उत्तर लिखना है। ये 3 की पावर n बराबर 27, 3 की पावर n बराबर 27, तो 3 की पावर n बराबर ये 3 की पावर 3, मतलब n बराबर 3 आ जाएगा। 27 3 की पावर 3 होता है, n का मान 3 है। अब पूछा गया 3 की पावर n -2, 3 की पावर 3 -2, 3 की पावर 3 -2 1, और 3 की पावर 1 का मतलब कितना है? 3, ये इसका आंसर 3।
3 की पावर n माइनस 2 का मान पूछा, 3 की पावर n, n का मान 3, 3 में से 2 घटाए 1 और 3 की पावर 1 का मतलब 3। बिल्कुल आसान सा, बहुत नॉर्मल प्रश्न, घातांक नियम का है। शुरुआत के 2-4 प्रश्न हार्ड थे। योग ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी लिखी हुई, समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है, 222, 224, 226, इस प्रकार लास्ट 888। अब समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने के लिए समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए, तो पदों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी पहले। टी एन, पदों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। टी एन का मतलब अंतिम पद है 888, ए का मतलब होता है प्रथम पद 222 प्लस एन का मान याद करना है, और डी का मतलब सार्वअंतर, दो पदों में डिफरेंस कितना, सार्वअंतर, ये 224 और 222 दो, ये दो डिफरेंस है। ये 288, 888 में से 222 घटा लीजिए, 888, 222 इधर माइनस होंगे, शेष बचेंगे 666 बराबर n माइनस 1 गुणा में 2, 2 का इधर भाग दे दो, 666 बटे 2 बराबर n माइनस 1, और 666 में 2 का भाग देंगे, ये भाग जाएगा 333 बार बराबर n माइनस 1 है, n का मान इधर एक जोड़ दो, 334 हो जाएगा, ये n बराबर 334। ये इस तरीके से। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड होगी। टी एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। टी एन का मतलब अंतिम पद 888, प्रथम पद 222 बराबर n माइनस 1 गुणा डी का मतलब 2 सार्वंतर, ये 222 घटा लो, 888 में से 222 घटाएंगे तो ये 666, 2 का भाग देंगे 333, माइनस 1 उधर जाएगा, 334 पद है। इस श्रृंखला में पद कितने हैं, पहले तो ये 334। अब योगफल का एस एन बराबर n बट्टे 2 a प्लस एल, ये इसका फॉर्मूला होता है योगफल का। n बट्टे 2 a प्लस एल का मतलब प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम और अंतिम पद जोड़ना है और n बट्टे 2 से गुणा करना है। n बट्टे 2 है, n का मान 334 पदों की संख्या बट्टे 2। अब प्रथम पद है 222 प्लस अंतिम पद है 888। अब इसकी यदि जोड़ करेंगे, 8 और 2 10 हासिल 1, 8 और 2 10 1 11, 8 और 2 10 1 11, 1110 का 334 से गुणा करना है, फिर 2 का भाग देना, या पहले 2 का भाग दे दो फिर गुणा कर लेंगे। 334 में यदि 2 का भाग देते हैं तो 2 का भाग जाएगा एक बार, फिर 12 में 6 बार, एक बचेगा 7 बार, 167, 167 का 111 से गुणा करना, 167, 167 और 167, ये 7, 6 7, 12 ने 1 13 हासिल 1, 6 ने 1 7, 7 और 7 14 ने 1 15 हासिल 1, 6 2 8 और ये 185, 37 1 वो 0। ये ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड है, बाकी तो आसानी है, ये थोड़ा सा गुणा भाग हार्ड है। एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n बटे 2 a प्लस एल। n का मतलब पदों की संख्या, ये पदों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला, पदों की संख्या 334 बटे 2, प्रथम पद पहला पद 222, लास्ट पद l का मतलब लास्ट 888, दोनों का जोड़ 1110, 1110 का 167 से गुणा किया, ये 11 1 से 1 1 गुणा करना आसान होता है, ऐसे 1 1 लिख के फिर जोड़ की गई और एक ये 0 लगा दिया लास्ट में। ये इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 समांतर श्रेणी है और इसका योगफल ज्ञात करना है। नेक्स्ट, श्रेणी का 7वां पद ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। श्रेणी का 7वां पद ज्ञात कीजिए। ये श्रेणी एक गुणोत्तर श्रेणी है। अगला हम गुणा करने से आएगा, जोड़ने से नहीं आएगा। पहला पद था -1/8 और अगला पद 1/4 है। इन दोनों से यदि तुलना करेंगे कि इसका यदि गुणा करते हैं -2 से तो ये आएगा, या फिर आप पता कैसे चलेगा कि गुणा करने से आ रहा है, तो आप दूसरे पद में पहले पद का भाग दो कि 1/4 है और उसमें भाग देना है -1/8 का, सार्व अनुपात आ जाएगा 1/4 गुणा ये 8/-1, ये से कट जाएगा 2 बार और ये बटे माइनस, तो ये -2 सार्व अनुपात। ये गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी में दो पदों का जो अनुपात होता है वो सार्व अनुपात कहलाता है, और यहाँ पर सारा अनुपात कितना है, -2 है। 7 पद ज्ञात करने तो सूत्र की जरूरत ही नहीं है। ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब 5वां पद, छठा पद और 7वां पूछा गया। 5वां पद होगा 1, अगला जो पद उस गुणा करने -2 से, तो ये हो जाएगा -2,
ये -2 गुणा -2 ये हो जाएगा 4, फिर 4 गुणा -2 ये हो जाएगा -8, तो सातवां पद क्या हो जाएगा -8। अगला पद -2 गुणा करने से आएगा, -2 गुणा कर रहे हैं तो -2 गुणा करेंगे, अगला पद ये सातवां पूछा गया, 4 पद लिखे हुए हैं, ये पांचवां, ये छठा और ये सातवां पद क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा। कोई किसी प्रकार के सूत्र की जरूरत नहीं है, इस प्रश्न को तो आप सीधा कर सकते हैं, कितना आएगा -8 आएगा। फॉर्मूला भी है इसका, फॉर्मूले से भी आप हल कर सकते हैं। गुणोत्तर श्रेणी में Tn बराबर a कोष्टक r⁻n-1, इस फॉर्मूले से आप हल कर सकते हैं। पहला पद r⁻n पदों की संख्या और r सारो अनुपात और -1 उसकी एक कम पावर लेके यहाँ हल कर लीजिए। यहाँ हल करेंगे तो a का मतलब है -1/8, r का मतलब सारो अनुपात -2 और इसकी पावर पदों की संख्या 7 -1, 7 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा ये -1/8 और 7 में से 1 घटाएंगे तो 6, -2 की पावर 6 है तो ये होगा सम होगा और इसलिए माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 की पावर 6 होता है 64, 2 की पावर 6 64 में -8 का भाग देंगे तो -8 इसका उत्तर आ जाएगा, ये -8। ये फॉर्मूला भी है गुणोत्तर श्रेणी का पद ज्ञात करने का। Tn बराबर 1 गुणा r⁻n-1 और r सारो अनुपात, n पदों की संख्या, a प्रथम पद। बाकी इसमें तो आप सीधे ही कर सकते हैं, कोई सूत्र की जरूरत नहीं है। यदि दो अंकों का समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 व 8 हो तो इनका हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य, इन तीनों का एक संबंध होता है g² बराबर AH। g गुणोत्तर माध्य, A समांतर माध्य और H हरात्मक माध्य। अब इसमें g का मान गुणोत्तर माध्य आपको दे रखा है 8 का स्क्वायर बराबर समांतर माध्य a दिया हुआ है 10 और गुणा हरात्मक माध्य h ज्ञात करना है। 8 का स्क्वायर 64 और 10 का भाग दे दो, ये h 64 में 10 का भाग 6.4, ये हरात्मक माध्य कितना आ जाएगा 6.4, इसका ये आंसर आ जाएगा डी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका 25 प्रश्नों का एक पेपर कंप्लीट हुआ है। आज की क्लास में हम आपका ये एक पेपर हल करेंगे, बाकी रेगुलर आपकी एक क्लास चलेगी और एक पेपर रेगुलर हल करवाएंगे। गणित में और भी कोई समस्या आती है तो आप एक बार पूरा कोर्स गणित का पढ़ लीजिए, उसके बाद पेपर हल करिए और रेगुलर क्लास देखते रहिए। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों को भी ये जरूर बताएं इस प्रकार की क्लास, और जितने अधिक लोग देखेंगे उतने अधिक समय तक ये क्लास चलेगी। अब ये कितने समय तक क्लास चलेगी ये आप लोगों पर डिपेंड है कि आप कितने लोग देखते हैं, कितने लोगों तक भेजते हैं। जितने अधिक लोगों तक पहुंचेगी उतना ही अधिक आपकी ये क्लास चलती रहेगी। पहले आरपीएससी के, फिर अधीनस्थ बोर्ड के, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जैसे रीट के, इन के, और उसके बाद में एसएससी के, रेलवे के सभी पेपर में हल करवाऊंगा। रेगुलर क्लास रखने के लिए आप लोग जितना अधिक जुड़ेंगे उतनी अधिक ये क्लास चलेगी। धन्यवाद।